हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी पहले से बना चुका हूं, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10 का मॉडल पेपर है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये क्लास 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 4 को अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। अभी हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं वहाँ पर उन वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग इन क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 का है जिसमें कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अर्थात एल्गोरिदम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात करो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। ओके, तो उसी का प्रयोग करके हम लोग इसमें HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास छोटा नंबर होता है उसको हमें डिवाइड करना होता है बड़े वाले नंबर में। ठीक है, डिवाइड करने का प्रोसेस थोड़ा सा हट करके है। ये आप लोगों ने इस प्रमेय को जब सीखा होगा तो देखा होगा कि किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, आप लोग बस देखते जाइए। तो सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पर जो छोटा नंबर है, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हैं। ठीक है, 272 ये देख रहे हैं और ये हमारा नंबर जो है ये छोटा है किससे, जो सेकेंड नंबर है इससे। ओके, तो इस वाले नंबर को हमें क्या करना है कि इससे हमें इस वाले नंबर पर डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। 272 को डिवाइड करेंगे 1032 में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेप को आप लोग अच्छे से ध्यान देते जाइए। और यहाँ पर ये हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। जब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 2 कैरी मिलेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, इस तरह से। ठीक, अब इसको हम घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, 216 इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो घटाने के बाद जो नंबर आया है तो इसको हमें इस वाले नंबर में डिवाइड करना होता है। तो बस यहीं पर हमें इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ से एक नया स्टेप बनेगा कुछ इस तरह से और ये हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 272 इस तरह से। अब इसको हम फिर से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये 1 टाइम जाएगा। यहाँ पर घटा लेते हैं इसको स्टेप। जैसे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 56 मिलेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस जो यहाँ पर किया था वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें 56 को डिवाइड करना है 216 में। यहाँ पर आप लोग एक स्टेप समझ लेंगे ना तो ये बहुत ईजी है। बस जो हमारा घटाने के बाद आता है उसी नंबर को हमें यहाँ पर डिवाइड करना होता है। ये तब तक प्रोसेस जाएगा जब तक कि पूरा कंप्लीट ये हो नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये फिर से हमारा 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 168। ओके, अब यहाँ पर इसको फिर से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फिर से हमारा रिमाइंडर बच चुका है, यानी कि शेषफल बच चुका है। तो यहाँ पर इसको हम फिर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 48 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8। ओके, फिर से यही स्टेप करेंगे एक बार और अब कि हम इस वाले नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। सेम वही प्रोसेस चलेगा जब तक कि ये हमारा पूरा कट नहीं जाएगा। और यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे कि ये 6 टाइम जब जाएगा तो यहाँ पर ये पूरा कट रहा है हमारे पास। ठीक है, ये पूरा कट गया।
तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर होता है यही हमारा इन दोनों नंबर्स का HCF होता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, जिससे हमारा पूरा कट करके आ रहा है। तो ये वाला जो नंबर है हमारे पास 8, ये हमारा इसका HCF होता है जब हमारा फाइनल हो जाता है, यानी कि कट करके 0 आ जाए या फिर क्रॉस का साइन आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसे बोल सकते हैं कि 8 जो है वो हमारा 272 और 1032 का HCF है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है पूरा, ठीक है, तो इसको हम लोग भाग विधि द्वारा HCF निकालना भी बोलते हैं, या फिर इसे हम एल्गोरिदम प्रमेय द्वारा भी इसे हम HCF निकालना बोलेंगे। अब यहाँ पर एक स्टेप और बचता है कि एल्गोरिदम प्रमेय का के जो हमारे स्टेप होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि चरण कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख करके बता देता हूँ। जब हम इसके चरण लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। चलिए मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ। तो जब हम इसको लिखेंगे तो चरण हमारे कैसे होंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। एक स्टेप हम केवल लिखेंगे, उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे किसी नंबर में हम भाग देते हैं, 3 को मान लो हमने डिवाइड किया 16 में, ठीक है। इस स्टेप को पहले समझ लीजिए। अगर हमें इसमें डिवाइड करना है तो आप लोग जानते हैं 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 15 मिलेगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारा 1 मिलेगा, ठीक। अब अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये नंबर हमारा इक्वल टू होगा किस नंबर के, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई में, यानी 3 × 5 और प्लस में इसको ऐड करने से, ये चीज़ ऐसे। तो ये जो लिखने का प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमें यहाँ पर इसके चरण लिखने हैं। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं 1 बाय 1 करके। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इस नंबर को लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1032 बराबर हमारा होगा इसका मल्टीप्लाई इसका, और जो शेष फल आया था प्लस में इसको करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 272 × 3 और प्लस में ये हमारा शेषफल कितना मिला था 216। ओके, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि ये वाला जो नंबर लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ का जो नंबर लिखा जाएगा, तो इसको हमें पहले लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो बाद में यहाँ पर आप लोग गलती कर जाएंगे। फिर आप लोग LCM HCF जो है वो बोल देंगे 6 है, तो फिर गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि इस वाले स्टेप को पहले लिखना है इसको, ताकि हम लास्ट में इसी को हम लोग पहले वाले को, यानी कि इस पहले वाले नंबर को हम लोग बोल सकें HCF। ओके, बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप इसके लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका अगला चरण होगा वो हमारा होगा 272, यानी कि ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा। हमें यहीं से देख देख के लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 272 बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा कि 216 × 1 और प्लस 56। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं इस तरह से, और प्लस 56, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ये वाला। अब हम लोग इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 216 बराबर 56 × 3 और प्लस में 48। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा आएगा ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56 बराबर 48 × 1 और प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि 48 बराबर 8 × 6 और प्लस, यहाँ पर अब हमें 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर होगा वो हमारा 0 0 होगा। तो यहाँ पर 0, तो जब हमें 0 मिल जाता है तो उसके बाद यही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
अतः 272 और 1032 का HCF 8 होगा या बराबर 8 या फिर 8 होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और उम्मीद है कि आगे आप लोग इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग अपनी बुक में दिए गए क्वेश्चनों से इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो है खा है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारी एक प्रमेय है जिसको हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इस प्रमेय को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अर्थात हमें करना क्या है कि कोई एक वृत्त है, कोई भी एक वृत्त है, तो यहाँ पर चलिए हम एक वृत्त बना देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा वृत्त है जिसमें, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक व्यास बनाना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम एक व्यास बनाएंगे, सेंटर से हमारा व्यास जाता है, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ओके। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए और बी, ओके। अब इसके बाद करना क्या है कि इसमें हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है दोनों सिरों पर। तो स्पर्श रेखाएं जब हम यहाँ पर खींचेंगे तो कुछ हमारी स्पर्श रेखाएं इस तरह से जाएंगी। चलिए मैं इसी से कर लेता हूँ। तो एक हमारी कुछ इस तरह से जाएगी ऐसे, और एक जो है वो हमारी इस तरह से जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये हमारी दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इनका भी हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर और इसको नाम दे देते हैं एस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास चित्र बन चुका है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास जो हमारे यहाँ से इस तरह से, यानी कि व्यास के सिरों से जो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं तो वो हमारी समांतर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से कि क्या दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ओ लिख लेता हूँ, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी व्यास है तथा व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा आर एस हैं। हमने इस तरह से यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई स्पर्श रेखा होती है तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा है और ये हमारे पास त्रिज्या है। तो इसके बीच का जो बना कोण होगा ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला कोण 90 होगा और यहाँ पर ये वाला 90 कोण होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या, ओके, त्रिज्या के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, ओके। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि कोण, इस वाले कोण को लेंगे तो इसका नाम कैसे लेंगे? ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, या फिर इसको हम इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर भी उतना ही बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ओ ए पी, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और साथ में इसी प्रकार इधर भी लेंगे तो हमारा होगा कोण, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर कोण ओ बी एस,
OBS बराबर कौन होगा OBR बराबर 90 डिग्री। जो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दो हमारे पास रेखाएं हैं। ठीक है, ये कैसी रेखाएं हैं अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं PQ और RS, लेकिन यहाँ पर ये एक इन पर तिर्यक रेखा है। ठीक, तो यहाँ पर AB जो है इन दोनों रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा की तरह है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि AB या फिर दो रेखाओं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिख लिया है दो रेखाओं PQ तथा RS पर रेखा AB एक तिर्यक रेखा है। ये आप लोग जानते होंगे कि इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कि दो रेखाएं होती हैं, उसके बाद यहाँ पर तिर्यक रेखा होती है। ये आप लोगों ने इसके बारे में देखा भी होगा और सीखा भी होगा और जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग रूल लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जब हमारी तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के जो ये वाले कोण हैं, ठीक है, ओके, तो इनको हम लोग बोलेंगे क्रमागत अंतःकोण या फिर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये वाले जो दोनों एंगल होंगे ये दोनों हमारे क्रमागत अंतःकोण होंगे। तो इनका योग हम लोग देखेंगे कितना होगा। अगर योग हमारा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री अर्थात 180 आ रहा है तो ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो जाएंगी। ये कभी भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कोण PAO, ठीक है, ये वाला कोण PAO, या फिर हम लोग इसको लेकर के लिख लेते हैं। चलिए एक मिनट इसको थोड़ा यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इस वाले कोण को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो OAQ, कोण OAQ प्लस इस वाले एंगल को लिखेंगे OBS, कोण OBS बराबर, यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि 90 प्लस 90 यानी कि 180 हो जाएगा, 180। ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे क्या, ये क्रमागत अंतःकोण है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्रमागत अंतःकोण, क्रमागत अंतःकोण। ओके, अब यहाँ पर फिर से इस तरफ का तो हो गया हमारा, अब इसके साथ में इधर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस वाले एंगल को और प्लस में इधर वाले एंगल को, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और ये भी हमारा 180 होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इस एंगल का नाम कैसे लेंगे, OAP, और इसका नाम लेते हैं OBR। तो इनको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं OAP प्लस OBR बराबर 180। ये भी हमारा सेम यही रूल रहेगा, क्रमागत अंतःकोण। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये दोनों जो एंगल हैं, ठीक है, जब भी क्रमागत अंतःकोणों का योग अगर हमारे पास 180 आ रहा है तो ये दोनों रेखाएं हमारे पास कब होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। अर्थात 180 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं hमारी समांतर रेखाएं हैं, अदरवाइज ये फिर हमारा ऐसा नहीं होगा। अतः रेखा या रेखाएं PQ तथा RS समांतर रेखाएं हैं। ओके, तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब दोनों रेखाएं हमारी समांतर होती हैं तब हमारे पास क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं तो फिर क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश नहीं होगा, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। सपोज कर लेते हैं, इसको फिगर के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास
दो रेखाएं हैं जो कि समांतर नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। एक रेखा हमारे पास ऐसी है और दूसरी हमारे पास रेखा कुछ ऐसी है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं हमारे पास समांतर नहीं है। अब यहाँ पर एक कोई तिरछी रेखा डालते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, ठीक है, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग इनका एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं, तो अगर इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये हमारा 180 नहीं होगा, ठीक है। या तो ये कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, तो ये कम ही होगा। और इधर वाला जब हम करेंगे इस एंगल को प्लस इस एंगल को, ठीक है, इसको अगर हम 3 और इसको 4 देते हैं, नाम दे देते हैं, तो इनका योग हमारा 180 से ज़्यादा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस कंडीशन में फिर हम ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो योग है वो हमारे पास 180 अंश नहीं है। तो इस कंडीशन में ये हमारी समांतर रेखाएं नहीं होंगी। अगर ऐसा हो रहा है अर्थात 180 अंश आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं हमारे पास समांतर हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कहा जा रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्य खंड काटा गया है। त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। इसके चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक हमारे पास 21 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास एक वृत्त है और उसके बाद एक 60 डिग्री पर हमें एक त्रिज्य खंड बनाना है। तो त्रिज्य खंड आप लोग जानते होंगे कि कैसा होता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक वृत्त है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इस जगह पर हम इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं और इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम O दे देते हैं, ठीक है। अब 60 अंश का कोण बनाते हुए एक हमें त्रिज्य खंड बनाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्य खंड बन करके तैयार हो गया, ठीक। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये हमारा 60 अंश है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ भी नाम दे देते हैं, इसको A और इसको B देते हैं। तो ये जो हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये वाला जो पूरा एरिया इस तरह से है यहाँ पर, ठीक है। तो ये त्रिज्य खंड है। तो ये सारी चीजें हमारे पास दे दी गई हैं। ये हमारी त्रिज्या है OA और OB, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है जो कि कितनी है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं 21 सेंटीमीटर या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो चलिए यहाँ पर फटाफट जो डिटेल दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो कोण दिया गया है थीटा बराबर वो हमारा दिया गया है 60 अंश, ठीक। अब यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज पूछी गई है कि चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिज्य खंड के द्वारा काटा गया जो चाप है उसकी हमें लंबाई बतानी है। तो चाप यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आप लोग उससे देख लीजिए। ये हमारा चाप है, यहाँ से ले करके यहाँ तक ऐसे, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास चाप है। अर्थात ये वाली जो दूरी है यहाँ से इसको देखेंगे, ये इसको हम चाप बोलेंगे। तो चाप की लंबाई हमें बतानी है और उसके बाद ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल बताना है। दो काम करने हैं हमें। तो हम लोग सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई, ओके, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इसको हम दे देते हैं, चलिए इसको ऐसे लिखा दे देते हैं, चाप AB ऐसे लिख देते हैं। ये चाप का निशान होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चाप AB की लंबाई बराबर,
अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर हम लोग ये जो एंगल होता है तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थीटा। ओके, उसके बाद कितना लिया जा रहा है, तो टोटल हमारे पास होता है 360, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 360। उसके बाद मल्टीप्लाई, चाप की लंबाई निकालनी है, तो ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो ये टोटल हमारे पास टोटल कितना होता है, ये पूरा, ये आप लोग जानते होंगे कि ये वृत्त की परिधि है, तो परिधि को हम बोलते हैं 2πr। तो परिधि की टोटल लंबाई कितनी होती है, 2πr। तो यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2πr से, इस तरह से। बस अब हम इसमें जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ चुकेगा। तो यहाँ पर हम जल्दी से लिख लेते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा और नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसकी वैल्यू और अच्छे से पुट कर लेंगे। तो ये हमारा 1/6 आएगा यहाँ पर। इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 कम 6 6 36, तो 1/6 मिल जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 21, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास 21 है। ओके, इसको और कट कर लेते हैं। तो इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, 3 से इसको और कट करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 मिलेगा, तो ये 7 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 मिल रहा है और पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि देखो पाई का मान हमारे पास कितना होता है 22/7, तो अगर ये 7 से कटता हुआ कुछ नंबर मिले ना तो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 1 कट जाएगा, तो इस वजह से हम पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लेते हैं ये। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है और ये आंसर हमारा क्या है, चाप की लंबाई है। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं जल्दी से। चलिए मैं इसके नीचे यहाँ पर निकालूंगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, सेम प्रोसेस वही करेंगे ये वाला। ठीक है, तो थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें लंबाई नहीं लेनी है। ठीक है, ये वाली लंबाई हमें नहीं लेनी है और अब हमें क्या लेना है, बीच का एरिया लेना है अर्थात क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ओके, तो यहाँ पर πr², इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 है, उसके बाद 360 लिखेंगे जो दिया गया है और उसके बाद पाई का मान 22/7 रखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि ये कट रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जब r की वैल्यू पुट करेंगे यानी r² यानी 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 से 0 कट करेंगे और 6 36, तो 1/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको कट कर लेते हैं, तो इसको कट करेंगे ना तो 3 मिलेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 3, ये कट होगा। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर 3 मिलेगा, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे 21। इसको और कट कर लेते हैं, तो इसको जब इससे कट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 को और कट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 11 मल्टीप्लाई 21। जब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 3 और 2। ओके, ये कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास इतना आ जाएगा 331 और ये हमारा एरिया है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर² होगी। तो ये कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और चलिए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ने में अजीब सा लगता है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना तो बहुत ईजी होते हैं। बस सिंपल सा हमें ध्यान देना है
कि दो गोले हैं, ओके, तो दो गोले हैं, एक पहला होगा और एक दूसरा होगा, यानी किसी एक को हम लोग एक फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि जब पहले गोले के लिए जो भी चीजें हम मानेंगे, अर्थात त्रिज्या है गोले की, गोले का आयतन है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उनमें हम लोग सफिक्स में 1 लगाएंगे। अर्थात पहले गोले की त्रिज्या यहाँ पर हम लोग लिखते जाते हैं, ओके, माना पहले गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R1 तथा दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है, ओके। ये जो नीचे लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स में, ठीक है, तो R2 है। अब क्या करेंगे कि जो इसका आयतन होगा, ठीक है, तो आयतन के लिए क्या बोल रखा है कि आयतन का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे में होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, दिया है, ओके, दिया है V1 बटे V2, ओके, V1 बटे V2 वॉल्यूम अर्थात V, ओके। तो ये हमारा पहले का जो आयतन है वो V1 है और दूसरे का आयतन जो है वो V2 है। तो V1 बटे V2 अर्थात V1 अनुपात V2 बराबर दे रखा है हमारा 64 बटे 27, ठीक। अब इसके हिसाब से अगर हम V1 और V2 की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, पहले गोले का आयतन क्या होगा, तो आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोग जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू जो यहाँ पर है वो हमारे पास है R1, ठीक है, तो यहाँ पर हम R1 लिखेंगे, R1 क्यूब, ठीक है। तो ये पहले गोले का आयतन हमारे पास हो गया। अब इसके बाद दूसरे गोले का लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब, ओके। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। इसको दे रखा है ये 64 बटे 27, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4/3 पाई 4/3 पाई ये हमारा कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे, तो अब हमें सिंपली मिलेगा R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 64 बटे 27, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग R1 बटे R2 दोनों की होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, यानी कि होल क्यूब कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि इसको भी हम क्यूब के फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इस तरह से, यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64 और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 27। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ओके। चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें मिलेगा कि R1 बटे R2 बराबर 4/3, ये हमारे पास आंसर मिल चुका है। अब क्या करना है, लेकिन ये तो हमें R1 बटे R2 मिला है, जो हमें आंसर निकालना है वो हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो चलिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं कि माना जो हमारे पास पहला गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, ओके, S1 भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है, या C1 मान सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, या मैं A1 मान लेता हूँ, ठीक है, एरिया, ओके। तो एरिया के हिसाब से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A1, कुछ भी मान सकते हैं, A1 बटे A2। पहले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो A1 है, दूसरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें A2 है। इन दोनों की वैल्यू हमें रेशियो में ही निकालनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। आप लोग जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास होता है 4πr²। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो हमारे पास होगी R1² और जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी 4πr2², ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो 4π कैंसिल हो रहा है, तो हमें मिलेगा R1² बटे R2², इस तरह से। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 4/3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16/9। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है तो हमारे पास आंसर इसका मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा तो आंसर हमें मिल जाएगा 16:9। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो एक से हमें कुछ वैल्यू मिलती है, कभी इसको इस तरफ दे देगा या फिर इसको इस तरफ दे देगा, दोनों तरफ बोल सकता है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फिर हमें कुछ यहाँ पर A1 करके और ये फिर से कटेगा तो यहाँ पर हमें लास्ट में यही मिलेगा R1 अनुपात R2, और उसके बाद जो चीज़ निकालनी है तो उसको लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और लास्ट में हमारे पास आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।